हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस आज मैं आपके साथ म्यूट बॉय का पार्ट 3 लेके आई हूँ। चलिए से शुरू करते हैं। और उससे पहले गाइस मैंने आप लोगों के साथ वांगशन के काफ़ी सारे शॉर्ट्स शेयर किए हैं जिसमें मैंने अपनी वॉइस दी है और उन्हें डब कर दिया है। और उसके बाद गाइस मैंने उन वॉइस पे वॉइस ओवर लगाकर कभी बेबी वॉइस, कभी लेडी वॉइस और कभी बॉय वॉइस में उन्हें चेंज कर दिया है। आई होप आपको वो छोटे छोटे शॉर्ट्स जो कि एक कहानी सी बताते हैं वो आपको पसंद आएंगे। ये लिटिल वांगशन शॉर्ट्स बनाने का मुझे बस ऐसे ही आइडिया आया तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको पसंद आए तो देखकर ज़रूर अपना एक रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जो हमारा लिटिल वांगशन यानी कि वांगची और विभूषण थे ना, धीरे धीरे वो एक दूसरे को भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे विभूषण के पेरेंट्स थे वो युनमक में आ जाते हैं। युनमक में यहाँ पर ऐसा था कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन वी चांग से जो कि एक टाइम पे अपने ही बहुत अच्छे दोस्त जियांग फेमिया जिसके अंडर वो काम भी करते थे, उसी के ही फर्स्ट क्रश से उनकी शादी हो जाती है। जियांग फेमिया, लेंचरन और हमारे कांगसे सरन ये सारे के सारे एक टाइम पे क्लासमेट हुआ करते थे। जियांग फेमिया और लेंचरन का इस पे काफ़ी बड़ा क्रश भी हुआ करता था, लेकिन जब पार्टनर ढूंढने की बारी आई तो उन्होंने इतने बड़े बड़े सेक्ट के लीडर्स को नहीं बल्कि एक आम से नॉर्मल से दिखने वाले वी चांग से को चूज़ किया, क्योंकि प्यार किसी से भी हो सकता है और उन्हें पैसों से प्यार नहीं था। इसलिए कांगसे सरन ने अपने लिए जो पार्टनर चुना था वो एक आम सा एक कल्टीवेटर था जिसके साथ वो पूरी दुनिया का भ्रमण करना चाहती थी, जिसके साथ वो घूमना चाहती थी, क्योंकि सेक्ट लीडर जो होते हैं उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चिंगनजुन एक सेक्ट लीडर थे और उनका जो छोटा भाई था यानी कि लेंचरन वो उनकी बहुत हेल्प करता था। मैडम लैन यहाँ पर सपोर्टिव सिस्टम थी, लेकिन वो मोस्टली अपने घर में ही रहा करती थी। वांगची जो कि उनका प्यारा सा बेटा था, जो कि विभूषण से कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हो गया था और उसे विभूषण पे बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे बुखार की वजह से वो विभूषण को भी भूल जाता है। यहाँ पर विभूषण जब जियांग सेक्ट में आता है ना, तो जंगछा जो कि विभूषण से थोड़ा सा उम्र में छोटा होता है लेकिन एक अल्फा होता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई और उसके सेक्ट में आ गया है। उसके पास डॉगी थे और यहाँ पर हमारे विभूषण को बचपन से ही इंसेक्ट और इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा प्यार नहीं था, तो वो डॉगी को देख के पहले डर जाता है। एक तो वो बोल नहीं सकता था, ऊपर से जब डॉगी उसके सामने इतनी ज़्यादा भाव भाव करते हैं तो वो डर के अपनी मॉम के आंचल में छुप जाता है। यहाँ पर जियांग फेमिया कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे को डर लगता है? तो यहाँ पर कांगसे सरन कहती है ये ज़्यादातर किसी से दोस्ती नहीं करता और इसे डर भी लगता है, क्या आप इस डॉगी को दूर कर सकते हैं? जंगछा जो कि ज़िद करता है कि वो अपने डॉगी को अपने से दूर कहीं नहीं जाने देगा, लेकिन विभूषण जो कि बोल नहीं सकता था, उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर जियांग फेमिया ज़बरदस्ती अपने बेटे के जो डॉग्स थे उन्हें दूर कर देते हैं अपने बेटे से। ये देखकर जियांग फेमिया जंगछा अपने पिता से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, बात भी नहीं करता और उसकी शिजे भी उसे मनाने जाती हैं। यहाँ पर विभूषण को भी लग रहा था कि उसकी वजह से एक जो छोटा किड है, क्योंकि विभूषण उससे बड़ा था, तो यहाँ पर वो भी जंगछा को मनाने जाता है, लेकिन जंगछा एक जिद्दी बच्चा था, वो विभूषण को धक्का मार देता है जिसकी वजह से विभूषण नीचे गिर जाता है और विभूषण और भी ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। यहाँ पर विभूषण जो है वो रोते रोते, उसके आंसू तो निकल रहे थे पर वो ना तो ज़्यादा बोल सकता था, चिल्ला सकता था, और बस वो सिसकियाँ लेते हुए यहाँ पर रूम में आता है। वो ज़ोर ज़ोर से सिसकियाँ ले रहा था जिसकी वजह से मैडम भी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उसके पास आती हैं और कहती हैं क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो देखती हैं कि विभूषण के हाथों पे निशान पड़े हुए थे चोट के, उसे चोट आई थी, उसका ब्लड निकल रहा था, पर वो बता नहीं पाया था तो इसलिए किसी को पता ही नहीं चला। यहाँ पर जब जंगछा का गुस्सा ठंडा हो जाता है, वो देखता है कि उसके फर्श पे यहाँ पर खून के निशान हैं। उसे याद आता है कि उसने विभूषण को धक्का दिया था जिसकी वजह से शायद ये निशान यहाँ पर पड़ गए होंगे, और यहाँ पर वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो अपनी शिजे से कहता है शिजे क्या वींग को चोट आई है? उसकी शिजे कहती हैं क्यों, क्या हुआ? तो वो बताता है यहाँ पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं। उसकी शिजे कहती है एक बार हमें चल के देख लेना चाहिए। जंगछा जो बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड होता है ना, उसे पता ही नहीं था कि वो कैसे फेस करे, वो डरता मैडम वे के कमरे में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो हमारा विभूषण है उसे पट्टी कर रही थी उसकी मदर, और उसके हाथों पे पैरों पे पट्टी कर रही थी।
यहाँ पर जो विभूषण होता है ना, वो उसे देख के थोड़ा सा डर जाता है, अपनी मॉम को पकड़ लेता है। ये देखकर चंचा को और भी बुरा लगता है कि उसने एक ऐसे बच्चे को डरा दिया जो कि बोल नहीं सकता, और जिसकी वजह से उसे अपने अंदर ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। यहाँ पर शिजे आती हैं और वो विभूषण के पास आके बैठती हैं। विभूषण पहले डर रहा था, वो प्यार से उसके बालों को हाथ लगाती हैं, सहलाती हैं और कहती हैं, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, चंचा माफ़ी मांगो। चंचा यहाँ पर घुटनों पे बैठता है और अपने हाथों को जोड़कर यहाँ पर सिर झुकाकर माफ़ी मांगता है। विभूषण पहले तो उसे नहीं देखता, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, किसी ने उसकी परवाह भी नहीं की। लेकिन यहाँ पर जब वो देखता है कि बार बार झुककर यहाँ पर जंचा माफ़ी मांग रहा है और घुटनों पे ही बैठा हुआ है, वो उठ ही नहीं रहा, तो यहाँ पर विभूषण उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसे दर्द हो रहा था, तो वो यहाँ पर ज़्यादा अपने हाथ को स्ट्रेच नहीं कर पाता। तभी जंचा उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और यहाँ पर शिजे भी दोनों को एक दूसरे के साथ दोस्ती करने के लिए बोलती हैं। यहाँ पर पहले जंचा हाथ बढ़ाता है और कहता है, मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी वजह से मेरे डॉगी को पापा ने मुझसे दूर कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि तुम यहाँ पर मुझ पर सब पर बुली करने आए हो, हम सब पे अपना रूल झाड़ने के लिए आए हो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर जो हमारा विभूषण था वो उसे ऐसे ही टूटी हुई सी एक स्माइल देता है। उसकी आंखें आंसू से भरी थी, उसके चोट लगी हुई थी और यहाँ पर रोने की वजह से उसकी आंखें मोटी मोटी लग रही थी, उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। तभी जंचा जो है वो विभूषण को हक कर लेता है और कहता है, आज से तुम जो कहोगे मैं मानूंगा। लेकिन तभी मैडम भी कहती हैं, मेरा बेटा जो है वो बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ तुम्हें उसके लिए साइन लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए, ताकि वो क्या चाहता है तुम्हें वो चीज़ समझ में आएगी। शिजे कहती हैं, साइन लैंग्वेज क्या होती है? तो यहाँ पर मैडम वे बताती हैं कि साइन लैंग्वेज वो होती है जो इंसान बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता, लिख नहीं पाता, और किसी कारणवश उसे कोई डिसेबिलिटी होती है, तो इस लैंग्वेज का उपयोग वो बात करने के लिए कर सकता है। यहाँ पर जंचा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो लैंग्वेज ज़रूर सीखूँगा। और यहाँ पर ऐसे ही इन लोगों का छोटा छोटा बचपन बीतने लगता है। ये लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा, जंचा तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका था विभूषण को लेकर, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था विभूषण को कोई डराए, धमकाए या बुली करे। अक्सर जंचा से सारे लोग डरते थे, सारे सर्वेंट डरते थे। विभूषण को कोई बुली तो बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जियांग यानली और जंचा का बहुत ज़्यादा फेवरेट था। मैडम यू को हालांकि मैडम वे ज़्यादा पसंद नहीं थी, यानी कि गांगसे सरन पसंद नहीं थी, और ना ही वी चांग से पसंद थे, लेकिन वो देखते थे कि वी चांग से बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। और यहाँ पर जब भी उन लोगों को बाहर भ्रमण के लिए जाना होता था या फिर नाइट हंट के लिए जाना होता था, या फिर जब भी वो देखते थे कि मॉडल वर्ल्ड में, मतलब जो ऐसी दुनिया है जहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड वाले लोग नहीं रहते, वहाँ पर अक्सर उन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए जियांग फैमिया असाइन करते थे टास्क, और वो लोग विभूषण को यहाँ जियांग्स के पास छोड़कर वो सारे काम करने चले जाया करते थे। इस बीच जब विभूषण यहाँ से उस बेचारे को छोड़कर उसके माँ बाप को जाना पड़ता था, तो उसका सारा ख्याल जियांग यानली और जंचा रखा करता था। जियांग यानली विभूषण, जो कि एक प्यारा सा क्यूट सा ओमेगा है, ब्यूटीफुल सा ओमेगा है, उसका पूरा ख्याल रखती थी कि कोई उसे बुली ना करे, कोई इसे मारे ना, या कोई उसके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे। विभूषण को यहाँ पर प्रिविलेज मिलती थी, जब भी कोई उसके साथ कुछ गलत कहे या उसे कोई गलत तरीके से पुकारे या फिर उसे म्यूट बॉय, साइलेंट बॉय कह के पुकारे, तो यहाँ पर जंचा उस इंसान की क्लास लगा देता था। जियांग फैमिया भी उस इंसान को माफ़ नहीं करते थे। इसी तरह से जंचा ने और शिजे ने मिलकर जो उनकी साइन लैंग्वेज थी वो सीखनी शुरू की। विभूषण उनसे कनेक्ट कर पाता था, उनसे बात कर पाता था, उनको अपना मानने लगा था। उसके मदर फादर अगर दूर भी जाते थे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपनी शिजे के साथ बहुत वक्त बिताता था, उनके साथ सिलाई कढ़ाई भी करा करता था, और कभी कभी जंचा के साथ वो यहाँ पर जैसे स्वॉर्डमैनशिप होती है, आर्चरी होती है और घुड़सवारी होती है, वो भी करने जाया करता था। बहुत छोटी सी उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। अब विभूषण, जंचा और बाकी सारे बड़े हो गए थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा घुल मिल गए थे कि जंचा विभूषण का बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। वो उसको प्रोटेक्ट करना, किसी भी अल्फ़ा से, किसी भी बीटा से, हर सूरत में वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। यहाँ पर विभूषण भी जंचा को कंधे से कंधा मिलाकर टक्कर देता था। वो एक ओमेगा था, लेकिन उसके हर काम में इतना परफेक्शन था, उसका एग्रेशन एकदम अल्फाओं वाला था, और उसके काम यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्डमैनशिप, आर्चरी, घुड़सवारी और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसका कुंग फू बहुत अच्छा था।
एक अल्फ़ा की टक्कर का। कोई उसे देख के ये नहीं कह सकता था कि वेवोशन में कोई कमी है। वेवोशन ने अपनी कमी को अपने आप से संपूर्ण बना दिया था। वो हर फील्ड में हर इंसान को जो कि नॉर्मल है उसे टक्कर दे सकता था। यहाँ पर वेवोशन बहुत सारे सॉन्ग भी लिखा करता था, पोइट्री भी किया करता था, जिसे वो जियांग यानली को अक्सर अपनी जब भी उनकी कोई महफिल लगती थी, स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन्स होता था, उसमें यहाँ पर जियांग यानली विंग के द्वारा लिखी गई बहुत सारी पोइट्री सुनाया करती थी। बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी स्क्रिप्चर्स वो लिखा करता था, जिस पे बहुत सारी जो नृत्यांगना होती थी वो डांस भी किया करती थी। और उसकी पोइट्री पे यहाँ पर छोटे मोटे ड्रामा भी होते थे। वेवोशन की पोइट्री एक तरह से जैसे कि वो जानता था कि उसकी जो मदर का ओरिजिन है वो यिलिंग से है, तो उसने अपना नाम इसी तरह से लोगों के बीच यिलिंग पैट्रियार्क रख दिया था। और यिलिंग पैट्रियार्क के नाम से उसकी सारी स्टोरी बड़ी मशहूर होने लगी थी, जहाँ पर वो छोटे छोटे ड्रामा, छोटी छोटी चीज़ें बहुत छोटी उम्र से लिखने लगा था। वो छोटे छोटे ड्रामा लिखता था जो कि 10 मिनट या 12 मिनट में परफॉर्म किए जाएँ। और वो एंशियंट चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। वो अक्सर बुक्स को पढ़ता था, जब वो बोर हो जाता था वहाँ सो जाता था और उसे ढूंढते ढूंढते जंगचा शिजे आ जाया करते थे। और जब भी शिजे लोटस रिप सूप बनाती थी तो यहाँ पर वेवोशन की मुंह में पानी आ जाता था और उसकी नींद झटपट खुल जाती थी। वैसे भी जो इंसान थोड़ा सा डिसेबल होता है ना, उसकी इंद्रियां बहुत अच्छे से काम करती हैं, उसके सिक्स सेंस पूरा अलर्ट होता है और उसे खतरे का, खुशी का और उसके साथ कोई डेंजर में वो है, वो सारी चीज़ों का आभास हो जाता है। वेवोशन के साथ भी ऐसा था। उसकी इंद्रियां बहुत ज़्यादा जागरूक थी, जिसकी वजह से उसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी थी और उसे मोस्टली चीज़ों का पहले से ही भाव पता चल जाता था। हाँ, वो थोड़ा सा डरपोक था क्योंकि उसे लोगों से बात करने में हेजिटेशन होती थी। उसे लगता था लोग उसे जज ना करें, क्योंकि अक्सर समाज में हम उन्हीं लोगों से बहुत ज़्यादा डरते हैं जो लोगों को जज करते हैं। इसलिए वेवोशन में भी एक हेजिटेशन होती थी। जब भी कोई उसे बात करने आता उसे डर लगता था कि उसे म्यूट समझ के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। अक्सर पहले ऐसा होता भी था, लेकिन जब भी लोग उसके बारे में जान जाते थे कि वो कितना होनहार है, वो अपनी स्किल्स को कितना ज़्यादा ब्रशअप करता है, वो अपनी स्किल पे कितना अच्छा काम करता है, तो कोई भी उसके इस इनकैपेबल होने का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि अप्रिशिएट करता था कि अगर आपको अपना कोई भी काम करना है तो उसके लिए उतना संकल्प होना चाहिए, उतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए जिस तरह का वेवोशन का है। वेवोशन बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड इंसान है। यहाँ पर उसके चर्चे होने लगे थे। इवन कई लोगों से लिटिल याओजू, लिटिल यिलिंग पैट्रियार्क, लिटिल यिलिंग याओजू इस तरह से बुलाने लगे थे, जिसकी वजह से वेवोशन का नाम यहाँ पर तो यिलिंग के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर था। सबसे बड़ी बात ये थी कि बाहरी दुनिया में कोई नहीं जानता था कि वेवोशन ही यिलिंग पैट्रियार्क है, क्योंकि यिलिंग पैट्रियार्क सबको लगता था कि कोई बड़ी उम्र का इंसान होगा जो ऐसे बहुत ज़्यादा पेनफुल, प्यार के बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग वाले ड्रामास लिखता है। और ऐसे ही ड्रामा पहुँचते पहुँचते इनकी बुक छपने लगी। बुक धीरे 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 युनबक से बाहर जाने लगी। उसकी कहानियाँ, उसके किस्से, उसकी पोएट्री इतनी अच्छी होने लगी कि एक दिन सई टाउन में घूमते घूमते हमारे लवांगची और शिचन की नज़र जाती है एक बुक पे, और उसे लिखा हुआ था किसी यिलिंग याओजे ने, जिसे पढ़ने के बाद यिलिंग पैट्रियार्क की स्टोरीज़ का लवांगची फ़ैन हो जाता है। लवांगची को उसकी स्टोरी में भरा हुआ दर्द, क्योंकि जो हमारा प्यारा सा विंग था ना, वो बहुत सारे दर्द से गुजरा हुआ था। उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। लोगों के मजाक, लोगों की छोटी छोटी चीज़ें, ताने, हर चीज़ उसने सहकर अपने आप को मूव ऑन किया था। वो आगे बढ़ता रहा क्योंकि उसको उसकी फैमिली का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हुआ था। इसलिए वो जब कहानियाँ लिखता था ना, तो वो दिल को छूने वाली थी। और जब भी वांगची उसकी कहानियों को पढ़ता था तो उसका बहुत दिल करता था कि वो इस यिलिंग पैट्रियार्क से मिले। उसे लगता था यिलिंग पैट्रियार्क कोई बहुत बड़ा लड़का होगा, कोई विद्वान होगा जो ये सब लिखता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था ये वही लड़का है जिससे दोस्ती करने के लिए बचपन में वो मरा करता था। यहाँ पर यिलिंग पैट्रियार्क की पहले वो एक बुक खरीदता है और फिर बार बार वो सई टाउन जाने की जिद किया करता था। यिलिंग पैट्रियार्क की नई बुक, नॉवल कब आएगी, उसके लिए वांगची बहुत इंतज़ार करता था। जब भी कोई नया एडिशन उनके घूसू में आता था, वो पागलों की तरह उसे खरीदने पहुंच जाता था। एक बार ऐसे ही क्या हुआ कि वेवोशन ने यहाँ पर, जब उसकी उम्र 14 साल हो गई थी, उसने काफ़ी सारी बुक लिखी थी, लेकिन कुछ बुक्स जो थी वो युनमक से बाहर ही नहीं जा पाई। सारी कॉपी युनमक में
बिक गई थी। जिसे ये बात सुनकर ना लवांगची बहुत 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 ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। वो अपने ब्रदर से बार बार कहता है कि ब्रदर मुझे नई यीलिंग पेट्रियार्क की बुक चाहिए, लेकिन उसके जो ब्रदर होते हैं ना वो समझाते हैं वांगची, मैंने सुना है कि यूनमक में ही उसकी सारी कॉपी बिक चुकी हैं। जो भी उसने लिखा था, जो भी उसकी सारी कॉपी थी, यूनमक शहरवासियों ने ही खरीद ली, और जब तक वहाँ से और कॉपी का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो चीज़ें आ पाएंगी, क्योंकि उसकी जो लिखी हुई बुक्स हैं उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड जिन्स में है। जिन्स के जितने भी लोग हैं वो अच्छे अच्छे ऊंचे भावों पे जाकर उन सबको ख़रीद लेते हैं, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से गूसू वालों के पास वो चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है जब तक उसके 2-3 एडिशन निकल जाएंगे तब तक ही हमारे पास नेक्स्ट कलेक्शन आ पाएगा। ये सुनने के बाद लवांगची यहाँ पर जिद करता है कि उसे गूसू से बाहर जाना है, उसे यूनमक जाना है खरीदने के लिए उसकी बुक्स को। यीलिंग पेट्रियार्क की बुक्स के लिए वांगची पागल हो चुका था, दीवाना हो चुका था। यीलिंग पेट्रियार्क की जो पोइट्री होती थी ना, उसे पढ़कर वांगची को एक अलग दुनिया का आभास होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे ये फैमिलियर है उससे, पर उसे पता ही नहीं था कि फैमिलियर वो किससे अपने आप को तुलना कर रहा है, वो किसके बारे में सोच रहा है। यीलिंग पेट्रियार्क के ड्रामे बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते थे, और वांगची फैंटासाइज करने लगा था किसी ऐसे इंसान को जो उसके सपनों में परफेक्ट बेट है। यीलिंग पेट्रियार्क की जो बुक होती थी ना, उसमें अक्सर एक खासियत ज़रूर होती थी कि जो वो अपने मेन कैरेक्टर में से एक को हमेशा डिसेबल रखता था। जैसे कभी कोई बोल नहीं सकता तो कोई चल नहीं सकता, किसी के हाथ लाचार हैं तो किसी की आंखें नहीं देख सकती, लेकिन उसमें भी वो प्यार को इतनी खूबसूरती से डिस्क्राइब करता था, क्योंकि जो हमारे वेवोशन था ना वो बहुत से ऐसे लोगों को जानता था, उनके साथ बैठता था जो देख नहीं सकते थे, काउंसलिंग अटेंड किया करता था, और सबकी एक छोटी छोटी स्टोरी उठाकर वो एक बहुत बड़ी कहानी की रचना किया करता था। उसकी छोटी छोटी बुक्स आती थी, बहुत बड़े नॉवल नहीं लिखता था वो, 4-5 अध्याय यानी कि 4-5 चैप्टर की ही स्टोरी लिखा करता था, लेकिन दिल को छू लेने वाली, मन मोह करने वाली वो स्टोरी होती थी, जिसकी वजह से अब हमारा वांगची अपने अंकल चिरन से, अपने फादर से, और यहाँ तक कि मैडम लेन से कह देता है कि उसे अब यूनमक जाना है उन बुक्स को परचेज़ करने। अब यीलिंग पेट्रियार्क की एक के साथ साथ दूसरी बुक भी जल्द से जल्द रिलीज़ होने वाली थी, तो वो सुपर एक्साइटेड था कि जैसे ही वो बुक फटाफट से बाज़ार में आए, सबसे पहला बायर लवांगची का सपना था कि मैं उसे खरीदूं। मैं यीलिंग पेट्रियार्क का सबसे बड़ा फ़ैन बनना चाहता हूं। उसकी जिंदगी में यीलिंग पेट्रियार्क की बहुत सारी बुक्स थी जिसे वो ट्रेजर यानी कि खजाने की तरह रखा करता था, छुपाकर अपनी अलमारी में बहुत ज़्यादा शांति के साथ। उसकी बुक को कोई हाथ लगा दे उसे पसंद ही नहीं था, लेकिन उन बुक की कॉपी बनाकर वो अक्सर अपनी पढ़ाई के लिए अपने अंकल को कहा करता था कि इन्हें भी क्लास में पढ़ाना शुरू करो। देखते हैं गाइस, जब वांगची को यहाँ पर अपनी बुक कलेक्शन के लिए जाना होगा और अगर उसकी मुलाकात हमारे वेवोशन से हो जाएगी तो कैसा रहेगा। आई होप आपको इस नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस, शॉर्ट वीडियोस को ज़रूर देखें, अगर आपको अच्छी लगे तो अप्रिशिएट भी करें और कमेंट में भी बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें गाइस, बाय।